अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो वैस्कुलर सिंड्रोम डिस्कस करेंगे स्ट्रोक के अंदर, डैट इज़ मिडल सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम। ठीक है, बहुत बार बता चुकी हूँ कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेज होती हैं, एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और दूसरी होती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो ये जो है मिडल सेरिब्रल आर्टरी की दूसरी ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। ये सप्लाई किसको करती है? ये लेटरल एस्पेक्ट को सप्लाई करती है। मैं साथ साथ ना आपको एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ इसका कंपैरिजन भी बताती जाऊँगी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही थी मीडियल एस्पेक्ट को ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करिए लेटरल एस्पेक्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। स्ट्रक्चर कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल लोब। उसके अंदर जो है ना वो टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। ठीक है, इसमें टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें फ्रंटल और पैराइटल थे, इसमें फ्रंटल, टेम्पोरल और पैराइटल। ठीक है, और इसके अंदर जो सब कोर्टिकल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं डैट इज़ इंटरनल कैप्सूल, जिसके अंदर है पोस्टीरियर पोर्शन उसका इन्वॉल्व है इंटरनल कैप्सूल का, कोरोना रेडिएटा है, ग्लोबस पैलिडस है, ग्लोबस पैलिडस का आउटर पार्ट है, और मोस्ट ऑफ द कोडेट न्यूक्लियस और पुटामेन इन्वॉल्व है। इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर जो है ना उसका डैमेज होगा तो उसके लिहाज से पेशेंट के फंक्शन लॉस होंगे। ठीक है, और इसमें उन्होंने बताया कि जितना ज़्यादा लियन प्रोक्सिमल होगा उतनी ज़्यादा जो है ना वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी में ज़्यादा इम्पेयरमेंट होगी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होता है? इसमें भी कॉन्ट्रालेटरल हेमीपरेसिस हो रही होती है। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल स्पास्टिक हेमीपरेसिस, और सेंसरी लॉस हो रहा होता है फेस का, अपर एक्सट्रीमिटी का और लोअर एक्सट्रीमिटी का। लेकिन इसमें अपर एक्सट्रीमिटी और फेस ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर एक्सट्रीमिटी। जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम था उसके अंदर लोअर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा था एज़ कम्पेयर टू फेस एंड अपर एक्सट्रीमिटी। लेकिन मिडल सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम के अंदर अपर एक्सट्रीमिटी और फेस ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लोअर एक्सट्रीमिटी। और स्ट्रोक के अंदर जिस जगह पे सबसे ज़्यादा एक्लूजन होती है डैट इज़ मिडल सेरिब्रल आर्टरी, आपने याद रखना है फॉर एमसीक्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं लियंस की। लियंस दो जगह पे बन सकती हैं, एक पैरेटो ओसिपिटल कोर्टेक्स के अंदर। ठीक है, कोर्टेक्स के अंदर ना दो हेमिस्फीयर्स होते हैं। ठीक है, एक लेफ़्ट और एक राइट। डोमिनेंट मोस्टली जो डोमिनेंट होता है ना वो लेफ़्ट वाला होता है। ठीक है, और जो नॉन डोमिनेंट होता है वो राइट वाला होता है। ठीक है, हमें पता है कि जिनमें लेफ़्ट डोमिनेंट होगा वो राइट हैंडेड होंगे, जिनमें राइट डोमिनेंट होगा वो लेफ़्ट हैंडेड होंगे। तो हमने देखा कि लेफ़्ट हैंडेड वाले पर्सन बहुत कम होते हैं, इसलिए राइट वाला डोमिनेंट नहीं होता, लेफ़्ट वाला डोमिनेंट होता है। आगे मैं जहाँ भी बात करूँगी डोमिनेंट की तो साथ लेफ़्ट बोलूँगी, इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन की है। ठीक है, और राइट वाला नॉन डोमिनेंट में आ रहा होता है। पैराइटो ओसिपिटल कोर्टेक्स के अंदर कौन सा डोमिनेंट हेमिस्फीयर मींस लेफ़्ट हेमिस्फीयर के अंदर एफेजिया आ रहा होता है। ठीक है, और राइट पैरेटल लोब के अंदर नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर मींस राइट हेमिस्फीयर के अंदर परसेप्चुअल डेफिसिट्स आ रहे होते हैं, यूनिलेटरल नेग्लेक्ट, एनोस्नोक्सिया, ठीक है, एप्रेक्सिया और स्पेशियल डिसऑर्गेनाइजेशन आ रही होती है। ये सब कुछ क्या होते हैं मैं आगे बताती हूँ आपको टेबल में। ये उसी तरह हमारे पास टेबल है जिस तरह हमने एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम का पढ़ा था कि साइन एंड सिम्टम्स और उसके लिहाज से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व बताए हैं कि ये साइन एंड सिम्टम्स होंगे तो ये वाले स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ये टेबल भी आपने याद कर लेना। अब हम देखते हैं, सबसे पहला है कॉन्ट्रालेटरल हेमीपरेसिस इन्वॉल्विंग मेनली द अपर एक्सट्रीमिटी एंड फेस। जैसे मैंने पहले बताया अपर एक्सट्रीमिटी और फेस इन्वॉल्व होते हैं, और लोअर एक्सट्रीमिटी स्पेयर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर कौन से इन्वॉल्व हो रहे होंगे? प्राइमरी मोटर कोर्टेक्स और इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, नीचे भी ऐसी है कॉन्ट्रालेटरल हेमी सेंसरी लॉस, ये दोनों सेम है जैसे उधर थे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम के टेबल में। इन्वॉल्विंग मेनली कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? अपर एक्सट्रीमिटी और फेस है, लोअर एक्सट्रीमिटी स्पेयर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हेमी सेंसरी है तो यहाँ पे कौन सा है? ये आ जाएगा सेंसरी कोर्टेक्स, प्राइमरी सेंसरी कोर्टेक्स और इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, यहाँ पे पेरेसिस था तो मोटर कोर्टेक्स आ गया, बस ये डिफरेंस याद रखना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर स्पीच इम्पेयरमेंट आ रही है, स्पीच इम्पेयरमेंट आ रही है तो डैट मीन्स के ब्रोकास कोर्टिकल एरिया इन्वॉल्व है और उसका डोमिनेंट हेमिस्फीयर यूजुअली लेफ्ट हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा ब्रोकास एरिया को आपने याद रखना है, ये बोलने से रिलेटेड होता है। ठीक है, बी से ब्रोकार और ये बी से ही बोलना। ठीक है, आपने इस तरह याद रख लेना ताकि आपको भूले ना। ब्रोकास एरिया में बोलना है, प्रोनाउंसिएशन है, वर्ड्स की लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं, ये सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है,
तो ये सब कुछ डिस्टर्ब होगा कि पेशेंट बोल नहीं पाएगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं होगी, वर्ड्स और लैंग्वेज वगैरह नहीं होगी जब ब्रोडकास्ट कॉर्टिकल एरिया इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट आ जाता है रिसेप्टिव स्पीच इम्पेयरमेंट। इसमें क्या होता है कि ये हमारे समझने से रिलेटेड है, समझना, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है इसमें वर्ड्स की, लैंग्वेज की, ठीक है। तो ये जब ख़राब होगी हमारी अंडरस्टैंडिंग और वर्ड्स की और लैंग्वेज की, तो कौन सा एरिया इन्वॉल्व होगा? वर्निक्स कॉर्टिकल एरिया इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसमें कौन सा? पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ टेम्पोरल गायरस, और इसमें डोमिनेंट हेमिस्फीयर यूजुअली लेफ्ट हेमिस्फीयर। नेक्स्ट आ जाता है ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया में क्या हो सकता है कि जो पेशेंट है वो ना ही समझ सकेगा और ना ही बोल सकेगा, मींस इसमें ब्रोकाज और वर्निक्स दोनों एरियाज इन्वॉल्व होंगे, तो ना ही पेशेंट बोल पाएगा और ना ही समझ पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं परसेप्चुअल डेफिसिट्स। परसेप्चुअल डेफिसिट्स में यूनिलेटरल नेग्लेक्ट, डेप्थ परसेप्शन, स्पेशियल रिलेशंस और एग्नोसिया आ जाता है, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि पेरिटल सेंसरी एसोसिएशन कोर्टेक्स इन्वॉल्व हो रहा होता है, इसमें नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर है राइट वाला, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें यूनिलेटरल निगलेक्ट क्या होता है। यूनिलेटरल निगलेक्ट ये होता है कि एक साइड की जो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती पेशेंट को, ठीक है, वो उसको कम्प्लीटली निगलेक्ट कर देता है। पेशेंट को लगता है कि उसे बिल्कुल सब कुछ ठीक नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि उसका एक पूरा पार्ट जो है ना वो निगलेक्ट के अंदर जा रहा है, तो उसको वो नोटिस भी नहीं कर रहा होता वो, ठीक है। इसके लिए हम उसके क्या करते हैं, पेशेंट के हाथ पे रेड रिबन बांध देते हैं, या मूवमेंट के दौरान यूनिलेटरल नेग्लेक्ट इससे कंपनसेट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्पेशियल रिलेशंस क्या होते हैं। हमें पता है कि स्पेस के लिहाज से रिलेशंस होते हैं कि पेशेंट को पता हो कि वो कहाँ खड़ा है, कहाँ बैठा है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एग्नोसिया। क्या होता है कि लैक ऑफ एबिलिटी टू परसीव वंस ओन परसेप्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो अपनी ही परसेप्शन को नहीं परसीव कर पाता, उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं रहती, ठीक है, उसकी अपनी ही परसेप्शन लॉस हो जाती है एग्नोसिया के अंदर, ठीक है। तो जो ये परसेप्शन है ये इन्वॉल्व कर रहा होता है, सेंसरी एरिया की इन्वॉल्वमेंट आ रही होती है इसके अंदर, ठीक है। सेंसरी एरिया के भी ना आगे जो है वो 3 पार्ट होते हैं, एक सेंसरी प्राइमरी, एक एसोसिएशन और तीसरा सोमैटो सेंसरी। जो सोमैटो सेंसरी होता है ना वो परसेप्शन बता रहा होता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे थे, स्पेशियल रिलेशंस, ठीक है, कि वो परसेप्शन बता रहा होता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो जब वो डिस्टर्ब होगा तो फिर क्या होगा, परसेप्शन डेफिसिट्स आ रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है लिम्ब ए काइनेटिक, लिम्ब काइनेटिक एपरेक्सिया। एपरेक्सिया मैंने लास्ट में भी लेक्चर में भी बताया कि क्या होता है कि इसमें 2 तरह के होते हैं। एक ये होता है कि पेशेंट को कमांड देते हैं वो उसको फॉलो नहीं कर पाता, और दूसरा ये कि उसको कमांड समझ में आ रही होती है लेकिन उसको फंक्शन परफॉर्म करना भूल गया होता है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो जाता है, प्री मोटर और पेराइटल कोर्टेक्स की वजह से हो रहा होता है। नेक्स्ट है कोंट्रालेटरल होमोनोमस हेमिएनोप्सिया। ये क्यों हो रहा होता है, ऑप्टिक रेडिएशन की वजह से इन इंटरनल कैप्सूल। कोंट्रालेटरल होमोनोमस हेमिएनोप्सिया क्या होता है कि इसका मतलब ये कि ऑपोजिट साइड में हाफ आपकी आई की जो फील्ड होती है वो इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्जुगेट गेज टू ऑपोजिट साइड, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्जुगेट गेज टू ऑपोजिट साइड मीन्स के लॉस ऑफ ऑपोजिट साइड गेज मीन्स एक साइड की लेटरल गेज गई तो दूसरी साइड की भी चली जाएगी, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा था, फ्रंटल आई फील्ड की वजह से, और दे डिसेंडिंग ट्रैक्स। फिर है एटैक्सिया ऑफ कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब, सेंसरी एटैक्सिया भी बोलते हैं, ये पैराइटल लोब की वजह से हो रहा होता है। लास्ट पे है प्योर मोटर हेमीप्लीजिया या लेक्यूनर स्ट्रोक भी जिसे कहते हैं, लेक्यूनर स्ट्रोक को भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में डिटेल में। यहाँ आपने सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो रहा होता है, अपर पोर्शन ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हेमीप्लीजिया हो रहा होता है। ये था हमारा मिडल सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम को स्टडी करेंगे।